हेलो एवरीवन, दिस इज केमिस्ट्री पॉइंट। आज हम लोग बिलियन चैप्टर के अंदर एक काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे और जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ते हैं अनुसंख्य गुणधर्म। अब पिछले क्लास में हमने स्थिर क्वाथी मिश्रण तक पढ़ा। अब इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे अनुसंख्य गुणधर्म की। ये चैप्टर अब आज के लेक्चर के बाद 2 और लेक्चर्स होंगे और फिर मैं एक लाइव क्लास दूंगा जिसका टाइम मैं डिक्लेयर कर दूंगा ताकि आप उसको वहां से आप समझ सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप पहले से प्रिपेयर करके रखेंगे। उस दिन आप हमको कमेंट के माध्यम से या पहले भेज दोगे, मैं उन सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस कर लूँगा। अब बात आती है कि सर आज के टॉपिक में क्या क्या। जो लोग अभी चैनल पे नए नए आए हैं या अभी उनको लिंक मिला हो तो वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको मेरे द्वारा जो भी वीडियोस डाली जाएगी वो टाइम टू टाइम आसानी से प्राप्त हो सके। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए हम लोग अब टॉपिक पढ़ाएंगे। तो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं सौरभ झा से, केमिस्ट्री पॉइंट बेगूसराय से, और हम आप लोगों को आज पढ़ाएंगे अनुसंख्य गुणधर्म। जिस किसी को भी किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे दिक्कत हो आप हमसे क्वेश्चन करोगे कमेंट के माध्यम से, मैं उनका आंसर दूंगा बेस्ट टेक्निक से, आराम से। बोर्ड लेवल के लिए जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, चाहे यूपी बोर्ड के बच्चे हों या किसी बोर्ड एग्जाम्स में जिनका माध्यम हिंदी है, उनके लिए काफी महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन आना अनिवार्य ही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज का हमारा टॉपिक है अनुसंख्य। आज का हमारा टॉपिक हो गया अनुसंख्य गुणधर्म। अब देखो, इस अनुसंख्य गुणधर्म को अगर हिंदी में कहा जाए, सॉरी इंग्लिश में कहा जाए, तो उसको लिखते हम लोग कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। सर इस अनुसंख्य गुणधर्म को हम लोग क्या कहते हैं? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। कहता है कि सर आखिर ये अनुसंख्य गुणधर्म होते क्या है? ठीक है, तो अगर डिफाइन करने के लिए मेरे से कहा जाएगा तो हम इसको ऐसे डिफाइन करेंगे। देखिए लिखते जाना, किसी विलयन के वे गुणधर्म, किसी विलयन के वे गुणधर्म जो उसके निश्चित आयतन में से लिखेगा, जो उसके निश्चित आयतन में, निश्चित आयतन में विलेय के, निश्चित आयतन में विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता हो, उसे अनुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। ठीक है, यहां पर यह भी कहा जा सकता था कि सर आप बात कर रहे हैं अनुसंख्य गुणधर्म की, तो शॉर्ट में ये भी कह सकते हैं
कि विलयन का वह गुणधर्म जो केवल और केवल विलेय की संख्या पर निर्भर करता है, ना कि किसी अन्य कारक पर, ना कि उसकी प्रकृति पर, ना ही उसकी संरचना के ऊपर। डेफिनेशन लिखिएगा। आई होप आप लोग लिख रहे होंगे। अब इस अनुसंख्य गुणधर्म को 4 प्रकार में बांटा गया, या 4 प्रकार होते हैं। तो अनुसंख्य गुणधर्मों के प्रकार। पहला होता है वाष्प दाब में अवनमन, या लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, या वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, पहला हो गया वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, दूसरा होता है क्वथनांक का उन्नयन। तीसरा होता है हिमांक का अवनमन। हिमांक का अवनमन। और नेक्स्ट 4th होता है परासरण दाब। क्या होता है? परासरण दाब। अब देखिए, एक हो गया अनुसंख्य गुणधर्मों के प्रकार में लिखिएगा, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन या वाष्प दाब में अवनमन, दोनों अलग अलग चीजें हैं। क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन और परासरण दाब। ठीक है, आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो हमारा टॉपिक होगा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। देखो, 2 चीजें हैं, एक है वाष्प दाब में अवनमन और एक है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। जो वाष्प दाब में अवनमन है, जिसको हम लोग लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कहते हैं, उसको अनुसंख्य गुणधर्म नहीं कहा गया है, लेकिन किसी से रिलेट करके जो हम लोग लिखते हैं आपेक्षिक अवनमन, इसका मतलब हो गया कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर इंग्लिश में जो बोलते हैं, वह होता है क्या? वह होता है अनुसंख्य गुणधर्म। ठीक है, तो कई बुक में ऐसा लिखा हुआ रहता है टॉपिक प्रकार में, लेकिन बाद में उसको मेंशन भी किया हुआ रहता है, तो वो दूसरी बात है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे आज वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। जब वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन की बात करेंगे तो सबसे पहला हम अपना हेडिंग यहाँ पे बना लेते हैं, आप लोगों के आदेश के अनुसार। देखिएगा, पहला आपका हो गया वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ये आपको दिख रहा होगा, इसका इंग्लिश नाम जानना है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। कोई दिक्कत नहीं। अब वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन को क्या हम लोग करते हैं, कैसे पढ़ते हैं, इसको पॉइंट टू पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए कि हमने यहाँ पर बात किया था विलयन की, तो अभी तक जो आप पढ़े उसको एक तरफ रख दीजिए। हम उसमें से कुछ क्रीम पॉइंट को आपके सामने निकाल कर रखते हैं,
जो कि आपको समझने में काफी महत्वपूर्ण होगा। हमने यहां पर लिखा बिलियन, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और अगर हम द्विअंगी बिलियन की बात करेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन की बात करेंगे, तो उस बाइनरी सॉल्यूशन का सर 2 ही पार्ट होगा। ठीक है, अब सर ये पार्ट कौन कौन सा हो गया, ध्यान दीजिएगा। एक आपका हो गया विलायक, ठीक है, और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, विलेय। एक हो गया विलायक और दूसरा क्या हो गया आपका, विलेय। अब जब हम कहानी विलायक की कहेंगे तो यहां पर जो विलायक होगा वह होगा वाष्पशील। ठीक है, यहां पर हो जाएगा वाष्पशील, और यह अवस्था इसकी होगी लगभग द्रव। ठीक है, और यहां पर जो विलेय हो जाएगा ये हो जाएगा अवाष्पशील। क्या हो जाएगा, अवाष्पशील। और अवाष्पशील जो हो जाएगा वह किस अवस्था में होगा, तो सर ये मिला जुला के क्या हो जाएगा, ठोस। आप दोनों ही लिख लिए हैं, वाष्पशील के लिए भी और अवाष्पशील के लिए। अगर वाष्पशील की बात करो तो इसमें बहुत तरह के द्रव आ सकते हैं, ऑर्गेनिक भी और इनऑर्गेनिक भी। जैसे हम बात करेंगे H2O, ठीक है, जैसे हो गया C6H6, जैसे आपका हो जाएगा CH3OH, जैसे हो जाएगा C2H5OH, बहुत सारे हैं। आपको ऑलरेडी इसके बारे में कुछ एग्जांपल्स आपको पहले जब वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल, वाष्पशील और अवाष्पशील पढ़ाए थे उस समय हम आपको दिए। और भी लिख सकते हैं, टॉल्वीन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बात करोगे अगर आप विलेय के केस में, तो विलेय वाले केस में हम लोग ज्यादातर 2-3 एग्जाम्पल न्यूमेरिकल में भी और अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग भी यूज करते हैं। जिसमें आपका आ गया यूरिया, फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए, NH2CO NH2, इसका किसका फॉर्मूला, यूरिया का। फिर आपका हो जाएगा ग्लूकोज का, इंग्लिश में लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और एक और नाम क्या हो जाएगा, सुक्रोज का। ध्यान से अब देखो, ये हमारा क्या हो गया कि सर ये आपका हो गया कि विलायक एगो होगा और एक क्या हो जाएगा, विलेय। अब देखो यहां से हम लोग कंसीडर करेंगे वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन की बात करेंगे। जब हम बात करते हैं वाष्प दाब की तो ये अवाष्पशील है ना। 2 तरीके से हम लोग कह सकते हैं, एक अवाष्पशील या अउरणशील, ठीक है ना। यहां पर ठीक है ये वर्ड भी अउरणशील, क्योंकि पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे इस तरह से, तो उसको भी ध्यान दीजिए। और ये क्या आपका हो जाएगा, उरणशील। तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि यह जो विलायक जो होगा ना, सिर्फ वही वेपर में चेंज होगा, और यह जो विलेय है वह उड़ेगा नहीं, यानी उसका वेपर में कन्वर्ट वो होगा ही नहीं। ठीक है, वो ठोस भी है और अउरणशील प्रवृत्ति का है। जब उसको टेम्परेचर दोगे तो उसके मॉलिक्यूल्स जो है वो वेपर में चेंज नहीं होंगे। तो यहां पर ये हो गया, एक वाष्पशील का केस हो गया और एक क्या हो जाएगा, अवाष्पशील। पहले आप इसको कंसीडर कर लिए समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर हम आपको एक डायग्राम से बताने की कोशिश करते हैं। जल्दी करना बच्चों। देख तेरे संसार की हालत क्या होगी, चलिए अब इसी चीज को समझने के लिए एक डायग्राम से हम लोग इसको समझते हैं। तो सबसे पहले डायग्राम से समझने के लिए मैंने क्या किया है कि कंटेनर ले लिया,
अब सबको पता होगा कि कंटेनर क्या होता है, सबके घर में, अरे बर्तन। इसमें क्या किया कि मैंने एक एक कणों को डाल दिया। तो सब मार्कर में ले रहा हूं, इसमें मैंने क्या किया, कण ए डाल दिया। देखते जाइएगा, नहीं कोई दिक्कत हो पूछिए। इसमें मैंने क्या किया, एक एक कणों को डाल दिया। तो अभी तो सिर्फ ए है, तो यहां पर ए के द्वारा लगाया गया प्रेशर क्या हो जाएगा अपना, पी नॉट ए, यानी कि, और ए जो होता है वो किसके लिए हम लोग लिखते हैं, तो सर विलायक के लिए लिखते हैं। इसका मतलब ये क्या है सर, ये है वाष्पशील, और ये आपका हो गया विलायक। क्या हो गया, ध्यान देना, वाष्पशील विलायक। इसमें क्या करते हैं कि कुछ विलेय लगाते हैं, यहां तो विलायक ही सिर्फ है, इसमें दूसरा बर्तन लगाते हैं, किसका, विलेय वाला, और जिसको घोलेंगे पानी में चीनी, तो चीनी विलेय। अब इसमें थोड़ा सा देखो चेंज क्या कर रहे, बता रहे थे उसमें। अब इसमें हमने डाल दिया, इसमें बहुत सारा क्या हो गया, हालांकि बी जो होगा उसकी मात्रा जो है ए से क्या होगी, कम होगी। ये आपको फर्स्ट डे हम पढ़ाए हुए हैं। तो ये और ये, तो अब इसकी अगर बात करेंगे, यह कैसा है, अवाष्पशील। क्या है, अवाष्पशील, यानी कि सर इसको अगर आप एनर्जी देते हो तो यह वेपर में चेंज नहीं होता। अब क्या किया, इसको और इसको मिला दिया गया। आप समझने की जगह का मैंने उपयोग कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। तो फिर एक कंटेनर आप ले लीजिए, यहाँ पे आई होप दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। अब यहां पर कंटेनर, इसका फिगर ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, और ये आपके लिए क्या हो जाएगा, सी। जब दोनों को मिलाएंगे तो बिलियन में क्या होगा सर, तो सर बिलियन में ए भी आ गया, देखते जाइएगा, बिलियन में सर ए भी आ जाएगा, और इसी बिलियन में देखो ए भी आ रहा है, और इसी बिलियन के अंदर कुछ कुछ बी भी पहुंच रहा है, ठीक है, बी भी पहुंच क्या रहा वो है। अब यहां पर क्या होगा कि बी जब ऊपर आ गया तो कोई भी पदार्थ वाष्प में कब बदलता है, जब वो सतह पर होने वाली घटना है। अभी ये कहां है, बी के ऊपर, बी के नीचे है, या अभी कहां चला गया, बी के नीचे बन गया, या अभी मानो कि बी के नीचे है, मान लो जैसे करके मैं दिखा रहा हूं समझने के लिए। तो बी तो अपने उड़ेगा नहीं, और वह ए को भी उड़ने नहीं देगा, तो ना अपने उड़ेगा, खुद उड़ेगा, ना दूसरे को उड़ने देगा। तो क्या करेगा, ओवरऑल यह जो अउड़नशील है, इसके द्वारा कोई भी वाष्प नहीं बनेगा, और खुद तो नहीं ही बनेगा, और क्या करेगा, ए के द्वारा जो वेपर बनने वाला था उसको भी वो क्या कर रहा है, रोक रहा है। तो इस कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं कि यहां पर एक लाइन आपको लिख देना है कि बी का वाष्प दाब, बी का वाष्प दाब बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो ए के द्वारा लगाया गया वाष्प दाब क्या हो जाएगा, तो सिर्फ यहां पर, तो अब देखो पूरा बिलियन हो गया, एक ही कम तो है नहीं, तो यहां पर उसके द्वारा जो लगाया गया प्रेशर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आंशिक वाष्प दाब, तो वो क्या हो जाएगा, पीए। और कुछ भी होगा तो इसमें से कुछ कण को भी रोक दिया, तो हम एक स्टेटमेंट काफी जोर शोर से हल्ला के साथ हम लिख सकते हैं कि P नॉट A इज ग्रेटर देन PA, P नॉट A इज ग्रेटर देन PA। और ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि B के कण यहां पर आ गए। समझ रहे हैं बात को, यहां पर P नॉट A
यहाँ पर इसके द्वारा लगाया गया वेपर प्रेशर बराबर क्या हो जाएगा 0। अब ये दोनों आ गया तो ये तो खुद तो लगाएगा नहीं, और साथ ही साथ ये जो वेपर प्रेशर लगाने वाला भी था उसको भी ये क्या करेगा, प्रभावित करेगा। तो P नॉट A इज ग्रेटर देन, ठीक है। अगर आप लोगों को किसी को लिखना है इतना लिख लीजिए। हाँ, अब लिख लिया होंगे, आई होप। मिटा रहा था मैं, इसीलिए थोड़ा सा रोक दिया, वीडियो बड़ा बन रहा था। अब हम लोग बात करेंगे PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जाए। राउल्ट के नियम में आप पढ़े हुए थे कि PA बराबर P नॉट A इंटू जाए, तो उस कंडीशन से हम लोग इसको ऐसे लिखें। यहां पर जाए A बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। यहां तक लिख दी। जाए B बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। कहीं कोई दिक्कत नहीं। और ये भी जानते हैं हम लोग जाए A प्लस जाए B बराबर 1। ये बताने की फिर से जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैंने पहले भी इसके पिछले लेक्चर्स में भी बताया, लेकिन चूंकि परंतु इसका हम यूज करने वाले हैं, इसीलिए इस वर्ड को लिखना थोड़ा मेरे लिए जरूरी हो गया, ठीक है। अब आपने ये लिख दिया कि PA बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, जाए। तो सर जब PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जाए हो जाएगा, थोड़ा सा इधर इसको, हाँ, तो P बराबर K इंटू जाए A लिखा जा सकता है, या सॉरी PA बराबर क्या हो जाएगा K इंटू जाए। यहां पर K जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। अब देखिए यहां पर कहता ये है कि यह जो प्रेशर होगा PA, वह सिर्फ और सिर्फ किसका प्रेशर होगा, राउल्ट लॉ क्या कहता है, राउल्ट लॉ कहता है ना PA बराबर P नॉट A इंटू जाए। तो यहां पर भी तो ठीक है, क्योंकि बिले क्या है, अवाष्पशील है, तो वह तो कोई वेपर प्रेशर लगाएगा नहीं। तो जो भी प्रेशर लगाएगा वो कौन लगाएगा, जो भी दाम लगाएगा वो सिर्फ और सिर्फ A लगाएगा। तो यहां पर K बराबर क्या कह सकते हैं, P नॉट A कह सकते हैं। काफी बच्चे इस पॉइंट पर आके पूछते हैं सर आपने कैसे बराबर कर दिया, तो इसको मैंने लॉजिकली आपको बराबर करके बताया है, ठीक है, आप इसका ध्यान रखें। तो K बराबर क्या हो जाएगा आपका P नॉट A। तो सर K की जगह पर PA बराबर क्या हो जाएगा, P नॉट A इंटू जाए। बोलो यहां तक कोई दिक्कत, P बराबर PA बराबर क्या हो जाएगा, P नॉट A इंटू जाए। कोई दिक्कत है नहीं होना चाहिए कोई भी दिक्कत। PA बराबर P नॉट A इंटू जाए। अब देखो, अब हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। चेंज क्या करेंगे सर, हम इसको ऐसे भी लिख सकते, थोड़ा सा मैं आप लोगों को कंजस्टेड बना रहा हूं, बार बार मिटाना ना पड़े, आप समझिएगा। इस यहां ये भी आपका जब यूज करना होगा तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग लिखेंगे इसको, अब PA बराबर क्या हो रहा है, P नॉट A इंटू 1 माइनस जाए भी लिख सकते हैं। रिलेट करना है ना, अपेक्षित, किसी से अपेक्षा करनी है। तो यहां पर अगर A है ये B है, तो अगर A को 1 माइनस जाए भी नहीं लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं सर। तो PA बराबर ऐसा भी तो हो सकता है P नॉट A माइनस P नॉट A जाए भी, हाँ सर, काहे नहीं हो सकता है। अब क्या करते हैं, P नॉट A जाए भी इधर लेके आ गए, कोई दिक्कत नहीं, ये सब लाइंस वगैरह दे दो, इक्वेशन है तो आप लोग बचपन में ही पढ़े होंगे। अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा, PA इसके साथ है, तो डायरेक्ट हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि सर P नॉट A माइनस P, यहां तक आ गया। अब यह जो P नॉट A माइनस PA वाला टर्म आया, यानी कि यह वाला जो टर्म आया,
इसी को हम लोग कहते हैं वाष्प दाब में अवनमन। ये बाबू वाष्प दाब में अवनमन, और वाष्प दाब में अवनमन अनुसंख्य गुणधर्म नहीं होता। अनुसंख्य गुणधर्म कौन होता है? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। कहीं कहीं जगह पर मिस्टेक्स लोग करा देते हैं, लेकिन आप लोग ध्यान रखें। तो इसको सर आपेक्षिक अवनमन कब होगा? तो जब हम इसी स्टेटमेंट को ऐसे लिखेंगे, जाई बी बराबर पी नॉट ए माइनस पी ए बाय पी नॉट ए। ये आपका क्या हो जाएगा? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। कहीं कोई दिक्कत नहीं है? अगर दिक्कत हो वीडियो को बैक करके आप देख लीजिए, है ना, एकदम फ्लो में स्टेटमेंट है। सर एक बात आप बताइए कि हम अगर आपसे कोई पूछेगा कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन एक अनुसंख्य गुणधर्म है, आप कैसे कह सकते हैं? तो ये आप कहोगे कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन एक अनुसंख्य गुणधर्म है, क्योंकि यहाँ पर जाई बी जो है वो बी या जाए जो है वो ए और बी के कणों की संख्या को प्रदर्शित करता है, उसके उपस्थित मोलों की संख्या को उपस्थित करता है, जो कि तो यहाँ पर आ गया ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो आ गया कंसीडर में। तो यहाँ पर इसलिए हम लोग क्या कहेंगे? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन एक क्या है? अनुसंख्य गुणधर्म है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग कॉपी कर लीजिए। मैं जल्दी इसके आगे की वीडियो दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी इसको कॉपी करो बेटा के मैं आता हूँ तुरंत। हाँ स्टूडेंट्स, तो हम एक पॉइंट और पढ़ेंगे इसमें, उसके बाद इसके एक न्यूमेरिकल्स में चलेंगे, क्योंकि ज़्यादा न्यूमेरिकल्स बता पाना एक क्लास में संभव नहीं है। इसके लिए कहोगे तो मैं एक लाइव क्लास दे दूंगा न्यूमेरिकल्स के लिए, आप लोग तैयार रहेंगे क्वेश्चंस करके। यूट्यूब लाइव करूंगा मैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन ऑन करके रखेंगे, ताकि जब भी मैं जिस दिन भी दे पाऊँ आप टाइम पर उस समय हमारे क्लासेस को अटेंड कर सकें। अब आती है वाष्प, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, इसमें होता है वाष्प दाब में आपेक्षिक वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन द्वारा, ठीक है, अवनमन द्वारा अउरणशील विलेय का अनुभार ज्ञात करना। देखो, हालांकि ये टॉपिक तो कोई बहुत बड़ा तीरंदाज है नहीं, लेकिन फिर भी क्योंकि ये टॉपिक हमारे सामने उपस्थित है, तो इस टॉपिक को हम लोग अच्छे से पढ़ें। हमारा फॉर्मूला क्या है? हमारा फॉर्मूला ये था पी नॉट ए माइनस पी ए बाय पी नॉट ए बराबर क्या था? जाई। इसमें कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं। इसको आप समीकरण एक ऑलरेडी इसको यहाँ पे मान लीजिए, ठीक है। हम इस टर्म को कोई छेड़छाड़ भी नहीं करेंगे, हमको अनुभार निकलेगा तो जाई बी वाले पॉइंट से, ठीक है। तो जाई बी बराबर क्या लिखते हैं? एन बी बाय एन ए प्लस क्या हो जाएगा? एन बी। यहां तक बोलो, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा, जाई बी बराबर ऐसे लिखा जा सकता है, वेट ऑफ ए बाय मास ऑफ ए
बाय वेट, सॉरी बी है ना, बी है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा इसको बड़ा करके लीजिए। तो बराबर ऐसे कर देंगे, वेट ऑफ बी, तो डब्ल्यू बी बाय एम बी बाय डब्ल्यू ए बाय एम ए प्लस डब्ल्यू बी बाय एम बी। यहां तक आप लोग देख रहे होंगे इसको। अब एक चौका हम और मारते हैं, क्योंकि जो द्रव्यमान की बात करते हैं जो कि वेपर में चेंज होगा, उसमें WA और MA का तो हिस्सा होगा, लेकिन यह क्या हो जाएगा, ऑलरेडी जीरो हो जाएगा, क्योंकि यह उड़ेगा तो नहीं, तो वेपर बनाएगा कितना, जीरो। जब वेपर जीरो बनाएगा तो इसको हम लोग क्या कंसीडर कर सकते हैं, जीरो। तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है। आप पूछना मत सर कि बार बार कि सर यहाँ जीरो कैसे हो गया, क्योंकि यह वेपर में चेंज नहीं होगा। तो उसके जब वेपर ना बनेगा तो वेपर का प्रेशर ठुल्लू लगेगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे जाय बी की, तो जाय बी बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी बाय एम बी, और नीचे में क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए बाय एम। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसी को थोड़ा सा अगर आपको अरेंज करने के लिए दिया जाए तो क्या हो जाएगा सर, नीचे का ऊपर, ऊपर का माल नीचे। बच्चे का तो क्या करते हैं, डब्ल्यू बी बाय एम बी होगा ना, आई नीचे वाला है तो यहां पर क्या हो जाएगा, एम ए बाय डब्ल्यू। देख रहे हैं आप, कहीं कोई दिक्कत इसमें, एक बार और देख लीजिए, आप अपने समझ लीजिए, ठीक है। हमको निकालना है ए। अब इसको आप मान लीजिए क्या, समीकरण 2। यहां भी ऐसे लिखो, जाई बी का मान समीकरण 1 में रखने पर, जाई बी का मान समीकरण किस में रखने पर, 1। जब उसके मान को आप समीकरण 1 में रखोगे तो उसका मान क्या करेगा, सुनिए, पी नॉट ए माइनस पी ए बाय पी नॉट ए इक्वल्स टू डब्ल्यू बी इंटू एम ए बाय एम बी इंटू डब्ल्यू ए। कहीं पर MMA भी लिखा रहता है, मोलर मास ऑफ ए, MMB लिखा रहता है, निर्भर करता है कि आप लोग क्या उसको मानते, ठीक है। अब देखो यहां पर निकालना क्या है आपको, MB। तो सर बात जब हम MB वाले टर्म के लिए करेंगे तो यहां पर इसको हम कहां लेके चले जाएंगे, बाहर। तो यहां पर लिख देते हैं डायरेक्ट, तो MB बराबर हो क्या जाएगा, MB बराबर हो क्या जाएगा, ये आ जाएगा इधर, तो डब्ल्यू बी इंटू एम ए, ये बेटा बाय, ये है, ये कहा भाग में, तो पी नॉट ए माइनस पी ए बाय पी नॉट ए इंटू वेट ऑफ, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, मोलर मास निकालने का फार्मूला। अब देखो जरूरी नहीं है कि आप इतना बड़ा फार्मूला लगा सकें, आप यहां से भी रिलेट कर सकते हैं। आपको अगर ध्यान है, अगर कैलकुलेशन इजी में है तो आप यहां से इसको बाहर निकाल लोगे, इक्वेशन टाइप का बना हुआ है, आसानी से यहां से भी क्वेश्चन आपको बने। तो आपको काम वैसा करना है जिसमें कम ऊर्जा में ज्यादा आप उसको लाभान्वित हो सके। जल्दी आप इसको उतारिए, तो मैं इस पर एक न्यूमेरिकल देता हूं और फिर इससे आगे बढ़ता हूं, ठीक है। कॉपी कर लीजिए आप। आपके सामने एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिख रहा होगा और
उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपसे अच्छे से बन भी जाना चाहिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ा जाता है, ठीक है। कहता है किसी दिए गए ताप पर बेंजीन का वाष्प दाब 0.850 बार है। जब 39 ग्राम बेंजीन में 0.5 ग्राम अउरणशील विलेय घुलाया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब 0.845 बार हो जाता है। विलेय का अनुभार ज्ञात है। न्यूमेरिकल बनाने में बच्चों को सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो इस पॉइंट पर आती है कभी कभी कि सर इसमें इस क्वेश्चन के लिए कहां पर P नॉट ए होगा, किसको P नॉट पी ए लिखेंगे, या कौन किसका विलेय का द्रव्यमान होगा, कौन विलायक का द्रव्यमान होगा। इसमें बच्चे बहुत फंसते हैं। तो हम आज आपको बताएंगे ताकि आप फंसे नहीं। आज आपसे ये हम बात करने वाले हैं कि विलयन, देखो यहां पर विलायक कौन हुआ, ज्यादा मात्रा में कौन है, बेंजीन। तो बेंजीन क्या हो जाएगा, विलायक। तो यहां पर विलायक का द्रव्यमान क्या लिखते थे, विलायक ए, तो द्रव्यमान डब्ल्यू ए। तो यहां पर डब्ल्यू ए कितना हो जाएगा आपका 39.0 नहीं 39 ग्राम न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। और यह जो 0.5 ग्राम अउरणशील, तो यहां पर डब्ल्यू बी हमारा क्या हो जाएगा 0.5 ग्राम, ठीक है। अब देखिए तो विलयन का वाष्प दाब 0.845 बार हो जाता है। सर विलयन का वाष्प दाब कितना हो जाता है 0.845। तो विलेय को हम लोग शुद्ध लिखते थे तो क्या लिखते थे इसको P नॉट ए, वो कितना हो गया इस कंडीशन के लिए 0.850 बार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और पीए यहां पर क्या हो जाएगा, आप पीए हो जाएगा आपका सर 0.845 बार, ठीक है। चलो यहां तक तो आ गया हमको। और एक और चीज जो हम लोगों को यहां पर ध्यान रखने की बात है वो क्या है, वो है ये सर कि बेंजीन का अनुभार कितना दिया हुआ है, बेंजीन का अनुभार, तो बेंजीन है विलायक, तो यहां पर क्या हो जाएगा Na बराबर 78 ग्राम प्रति मोल। तो निकालना क्या है Mb, ठीक है। एकदम आसानी से क्वेश्चन बनेगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको फॉर्मूला याद है तब तो अच्छी बात है, नहीं तो थोड़ा सा P नॉट ए माइनस पी ए बाई पी नॉट ए इक्वल टू जाए और जाए बी, और जाए बी को क्या लिखेंगे डब्ल्यू बी बाई एम बी बाई डब्ल्यू ए बाई एम ए प्लस डब्ल्यू बी बाई एम बी करके बनाएंगे। तो इसको जो ओवरऑल करके हम लोग एक फाइनल स्टेटमेंट लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, वो ये हो जाएगा कि सर अगर दोनों को रिलेट करते हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर दोनों को एज अ फॉर्मूला लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं P नॉट ए माइनस पी ए बाई पी नॉट ए इक्वल्स टू। अब देखो यहां पर नीचे में जो हम लोग बात करेंगे तो सिर्फ एक ही कंडीशन कर सकते हैं कि डब्ल्यू ए इंटू एम डब्ल्यू बी एम ए, और यहां पर क्या हो जाएगा एम बी बाई डब्ल्यू, निकालना आपको यही है क्या एम बी। तो अब हम क्या करेंगे कि सारे डाटा को यहां पे डाल देते हैं, या इधर से भी ले जाके कर सकते थे कैलकुलेशन वाइज। आपको जैसे कंपटीशन वाला बच्चा डायरेक्ट बनाएगा, आप लोग थोड़ा सा आराम से बनाओ, अभी कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या लिखेंगे 0.850 कहाँ गया 845 बाय कितना हो जाएगा 0.850, दिख रहा होगा आपको, है ना। देखिए ऑन हाँ ठीक है
0.850 माइनस 0.855 ये हो जाएगा आपका। अब यहां पर क्या लिखेंगे, डब्ल्यू बी कितना दिया हुआ है 0.5 और मास ऑफ ए कितना दिया हुआ है 78। इसको आपको एमबी को निकालना है और डब्ल्यू ए कितना दिया हुआ है हमारा, वो दिया हुआ है आपका 39। अब अगर थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओ तो यहां पर हम थोड़ा सा आगे बढ़ा के लिखते हैं, ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत एतराज ना हो, परेशानी ना हो। अब देखो यहां पर 0.850 माइनस 0.845 इसको घटाओगे 850 में 845 तो कितना आ जाएगा देखो 0.005 बाय कितना हो जाएगा 850 पॉइंट लगा दीजिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन अच्छा लगे देखने में। 578 बाय कितना हो जाएगा mb इंटू 39। अब आप mb बराबर डायरेक्ट इसको कैलकुलेट करोगे, देखो 39 है, 35 दूना 70 और 4 दूना 8, तो यहां पर कितना हो जाएगा 2 बार में, और यहां पर इसको मल्टीप्लाई करोगे ये कितना हो जाएगा टोटल 1, शॉर्ट में कर सकते हैं। और यह कितना होता है 85, ये जो कट जाएगा वो कितना से कटेगा 170 25 850 17 25 85, तो यह जो नीचे में है ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 170 ग्राम प्रति मोल। क्योंकि एमबी निकालना है वो आपका आंसर 170 ग्राम प्रति मोल हो सकता है। आप लोग थोड़ा अगर इसमें अनकॉन्शियस फील कर रहे होंगे तो आप अलग से अपना न्यूमेरिकल करके गुना भाग करके पॉइंट करके चेक कर लो, एज इट इज व्हाटएवर रिटन इन द बोर्ड इज राइट। ओके, चलिए आप इसको कॉपी कर लीजिए। अब देखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का पिछला फर्स्ट पॉइंट हम लोग देखे थे और उसके बाद आपको क्या मिला था एक न्यूमेरिकल, और बहुत सारे उस पर न्यूमेरिकल हो सकते हैं, वहां पर चेंज कर करके दिया जा सकता है। तो अब हम लोग एक उसका दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे जिसका नाम है क्वथनांक का उन्नयन, और अगर इसको इंग्लिश में लिखा जाए इसको लिख सकते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है वो समझते हैं। अभी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को आप एक वर्ड देता हूं इंक्रीज या वृद्धि, बॉइलिंग पॉइंट में वृद्धि, ठीक है। अब एक बात हमको बताइए कि एक यहां पर हमने पिछले क्लास में भी, पिछले टॉपिक में भी, आज भी हमने थोड़ा देर पहले भी बात किया था कि विलयन दो घटक होते हैं, एक विलेय और एक विलायक। अगर सर विलेय अवाष्पशील आ जाए या फिर अउरणशील आ जाए, ठीक है, तो सर अगर विलेय ऐसा आ जाए, देखिए विलयन में जो है, ठीक है, पढ़े हुए थे पेपर प्रेशर में, विलयन में कोई अउरणशील विलेय आ जाए, सर विलयन में कोई अउरणशील विलेय आ जाए तो उसका वाष्प दाब यानी कि वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा बीपीटी, शॉर्ट में हम लोग इसको लिख रहे हैं, ठीक है, ऐसे लिख देते, ठीक है, बीपीटी या क्वथनांक जो होगा वो क्या हो जाएगा, उसका इंक्रीज करें। हालांकि इस टॉपिक को चलते फिरते वर्ड्स में भी पढ़ाया जा सकता है, समझने वाले के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन हम फिर भी इसको पॉइंट टू पॉइंट एक्सेस करके हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक।
सबसे पहले हम लोग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है वो पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि एक एक पॉइंट मैं बताऊंगा। तो यहां पर क्वथनांक तो कहता है कि वह ताप जिस पर किसी विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, ठीक है ना कि 1 atm हो जाए, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। तो इसलिए कहेंगे वह ताप, लिखते भी जाओगे, जिस पर किसी विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर समान करने का अर्थ यह नहीं कि एकदम इक्वल होगा, इक्वल या इक्वल से ज्यादा हो जाएगा तब ना वेपर में चेंज होगा। तो वायुमंडलीय वाष्प दाब के समान हो जाए उसे क्वथनांक कहेंगे, या उसे उस विलयन का क्वथनांक कहते हैं, ठीक है। या वह ताप उस विलयन का क्या है, देखो शब्दों में आप परेशान मत होइए, समझिए कि जो विलयन का अगर वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा, जिस ताप पर होगा वही ताप उसका क्या हो जाएगा, क्वथनांक हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा। अब बात करते हैं अवरणशील के लिए। तो सर यहां पर क्वथनांक का उन्नयन, अगर कोई कहेगा कि क्वथनांक का उन्नयन से आप क्या समझते हैं, तो इसको कैसे कहो, तो सीधे वर्ड में आप ये जानिए, जब किसी विलयन में कोई अउरणशील विलेय घुलाया जाता है या मिलाया जाता है, तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है तथा उसका क्वथनांक जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं, या वृद्धि जो होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उन्नयन। सीधे लिखें, यदि किसी विलयन में अउरणशील विलेय मिलाया, अउरणशील विलेय मिलाया जाता है, तो विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है, ठीक है। क्वथनांक में हुए वृद्धि को विलयन का क्वथनांक में उन्नयन कहा जाता है। उन्नयन कहा जाता है। आप जल्दी इस डेफिनेशन को लिख लीजिए, मैंने बोल दिया है ऑलरेडी, ठीक है। आई होप आप लोग डेफिनेशन लिख लिए होंगे। अब बोर्ड में पूरा बोर्ड साफ कर दिया ताकि मुझे बहुत पॉइंट डिस्कस करने थे। अभी मैं आपको एक ग्राफ से समझाता हूं, ठीक है। इसको
और ऊपर ले आ सकता है। ठीक है, ये ग्राफ हम पहले भी देख चुके हैं, अभी फिर देखिए। यहां पर आपका हो जाएगा वेपर प्रेशर यानी कि वाष्प दाब बढ़, और इधर हम लोग लिख देते हैं आपका तापमान टेम्परेचर बढ़ेगा। बात समझ रहे हैं? और वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ जो बनता है वो ग्राफ बनता है कुछ इस तरह का। सर स्ट्रेट लाइन बढ़ना चाहिए, टेम्परेचर बढ़ेगा, वेपर प्रेशर बनेगा। बोलने का तो हम लोग इंक्रीजिंग ग्राफ बोल देते हैं, लेकिन वह एकदम इंक्रीज नहीं करता है, वो थोड़ा कर्व होता है और वो इंक्रीज करता है। ठीक है, और अलग अलग सब्सटेंस के लिए वो चेंज भी होते रहता है। लेकिन आप एक मोटे तौर पे ये जान लीजिए, इसका ग्राफ जो इंक्रीजिंग है, लेकिन यह जो लाइन खींचा गया है, इस लाइन को हम लोग कहते हैं, या इस पॉइंट को हम लोग कहेंगे, यह जो होगा शुद्ध विलायक। ठीक है, और दूसरा लाइन जो हम लोग खींचेंगे अभी वो बिलियन के लिए। तो बिलियन जो है, अभी क्या हो रहा है ना कि अवाष्पशील मिला दिए, तो बिलियन का जो वाष्प दाब होगा वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और वाष्प दाब तो कम होगा, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो दूसरा जो ग्राफ हो जाएगा वो आपका कुछ इस तरह से। कलर चेंज कर दे ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो। अब देखो, यह जो ग्राफ दूसरा क्या हो जाएगा, वो किसका हो जाएगा? तो सर ये तो बिलियन का ग्राफ है। ठीक है, बिलियन का ग्राफ हो गया। अब मान लो इसमें कुछ ना कुछ टेम्परेचर बढ़ते हैं। सपोज करते हैं यहां पर हम आ गए किस पर, 1 atm वेपर प्रेशर, या प्रेशर 1 atm आ गया। तो 1 atm अगर प्रेशर आ गया तो आप इसको ज्वाइन करिए। क्योंकि शुद्ध विलायक है, शुद्ध विलायक का प्रेशर P0 है। ठीक है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग इंडिकेट करते हैं T0 B से बॉइलिंग, T से टेम्परेचर, और नॉट का मतलब यहां पर क्या कर दिए, प्योर सॉल्वेंट के लिए, शुद्ध विलायक। लेकिन वही अगर हम ज्ञात करते हैं किसके लिए, बिलियन के लिए, इसको अगर आगे बढ़ाते हैं तो इसका टेम्परेचर कुछ क्या होगा, बढ़ेगा। और जिसको हम लोग क्या कहेंगे, TB, क्योंकि यह बिलियन का ग्राफ है। जैसे PA बिलियन के लिख देते वेपर प्रेशर, यहां पर TB क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट किसका, बिलियन का। T0 भी किसका, विलायक, शुद्ध विलायक। अब देखो इसके यहां पर देखते जाना, और इस पॉइंट के बीच में भी सर क्या होगा कि कुछ डिफरेंस दिख रहा है। क्या डिफरेंस दिख रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं डेल्टा TB। डेल्टा TB क्या हो रहा है, डेल्टा TB, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस, यानी कि क्वथनांक में अंतर, बिलियन और विलायक के क्वथनांक में अंतर। तो यहां से एक रिलेशन हमारे पास आता है, वो है डेल्टा TB। तो यहां पे हो क्या जाएगा, डेल्टा TB इज इक्वल्स टू क्या होगा सर, ये हो जाएगा TB माइनस T0। डेल्टा TB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, TB माइनस T0B। यहां से मेरा एक रिलेशन, ये काफी अच्छा है, आप इसको ध्यान रखिएगा। कई बार आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाते समय इसका अच्छा खासा यूज। अब हम लोग बात करते हैं, लेकिन ये तो हमको ग्राफ से ये डाटा आ गया, लेकिन प्रयोग से
यानी कि विद एक्सपेरिमेंट, ये कुछ डाटा एक्सपेरिमेंट से हमारा आता है। सर एक्सपेरिमेंट से क्या डाटा आता है? एक्सपेरिमेंटली हम लोग जानेंगे कि डेल्टा टीवी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एम से। ये कौन सा एम है? आप याद करो वो दिन जिस दिन आपको हम लोगों ने हमने पढ़ाया मोललता। आ रही है बात ध्यान में? तो स्मॉल एम जो हो जाएगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मोललता को प्रदर्शित कर रहा है ना। और मोललता किसी बिलियन का हम लोग कैसे निकालते हैं? तो होता है विलेय के कणों की संख्या बटे विलायक का विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान। अगर वो किलोग्राम में है तब तो ठीक है, अगर ग्राम में है तो उसको डिवाइड करना होगा 1000 से, जो ऊपर में चला जाएगा तो वो मल्टीप्लाई के रूप में हम लोग ऑलरेडी लिखते हैं। तो सर इसका मतलब ये हो जाएगा कि डेल्टा टीवी जो हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि सर जो डेल्टा टीवी हो जाएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? विलेय के, यहाँ पर विलेय जैसा भी है, अवाष्पशील है या वाष्पशील है वो ध्यान रखें। विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान। ये आप लोग जानते होंगे का द्रव्यमान। और विलायक का द्रव्यमान किसमें होना चाहिए? किलोग्राम। आप देख लें तो डेल्टा टीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान। अब ध्यान देने की ये बात है कि यह जो हो जाएगा सर ना, यह एक प्रकार का अनुसंख्य गुणधर्म होगा। क्यों? क्योंकि डेल्टा टीवी डिपेंड किसके कर रहा है? मोलों की संख्या, यानी कि कणों की संख्या। किसके? विलेय के कणों। एक क्वेश्चन मेरे तरफ से आप होमवर्क पे लिख लीजिएगा, आप इसको थोड़ा सा लैंग्वेज बना के लाओगे। हम यहाँ पर आपको ऑलरेडी मतलब स्टेटमेंट में लिख दिया। क्वथनांक का उन्नयन, एक अनुसंख्य गुणधर्म है। कैसे? क्वथनांक का उन्नयन एक अनुसंख्य गुणधर्म है। कैसे? सीधे कहोगे कि चूंकि डेल्टा टीवी विलेय के मोलों की संख्या के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। विलेय के कण, अनुसंख्य गुणधर्म जो वह होता है जो विलेय के कणों की, जो बिलियन में विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। तो इसलिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि क्वथनांक का उन्नयन एक तरह का क्या है? अनुसंख्य गुणधर्म। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। सर जब डेल्टा टीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम है तो यहां पर डेल्टा टीवी, अब इसका आंसर नहीं लिख रहे हैं, हम अगला पॉइंट अपना लिख रहे हैं। डेल्टा टीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, इन दैट केस डेल्टा टीवी इक्वल्स टू केबी इंटू एम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस केबी का नाम क्या हो जाएगा? क्वथनांक में उन्नयन स्थिरांक है ना, जिसको हम लोग कहते हैं इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। सीधे कहेंगे इसको क्वथनांक में उन्नयन स्थिरांक। इसी को दूसरे शब्दों में इंग्लिश में एक और नाम से जाना जाता है, इब्लुस्कोपिक कांस्टेंट। अब देखो LI, ठीक है, इब्लुस्कोपिक कांस्टेंट इसका मतलब होता है। ठीक है, या क्वथनांक में उन्नयन स्थिरांक आ गया।
ठीक है। अब यहाँ पर एक और बात आपसे पूछा जा सकता है, बस हम आगे इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। इसको मिटा देंगे। ग्राफ तो समझ गए होंगे आप लोग, क्या रुक जाए? चलो रुक जाओ, यहीं लिख। अब अगर आपको कोई ये कहेगा कि केबी का मात्रक क्या है, इसका मात्रक भी हम लिख देते हैं। थोड़ा सा अपन तेज है, ठीक है, इसीलिए ज्यादा गुना भाग करेंगे। देखो मोलरिटी, तो नंबर ऑफ मोल, तो मोल पर केजी इसका हो जाएगा, और यहाँ पर टेम्परेचर ये इधर चला जाएगा, तो मोल पर केजी, तो केजी ऊपर चला जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, पर केजी का इन्वर्स हो जाएगा। इसको लिखेंगे, इसका मात्रक केल्विन केजी मोल इन्वर्स। तो केबी का मात्रक क्या हो जाएगा? केल्विन केजी मोल इन्वर्स। बात समझ रहे हो आप लोग? केल्विन केजी मोल इन्वर्स, ध्यान रहेगा ये बात। चलिए, ये इसका क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा। अगर आपको कोई कहेगा कि केबी क्या होता है, अब हमको मिटाना ही पड़ेगा, ठीक है। कहेगा केबी को परिभाषित करें, ठीक है। इसका लैंग्वेज आप लोग लिखिएगा, हम आपको सीधा वर्ड में बता देते हैं कि अगर किसी विलयन की मोलरता इफ m बराबर क्या हो जाए? 1 हो जाए, ये क्या हो जाएगा 1, तो उसमें जो dB होता है वही क्या होता है? उसका kb होता है। यही आप मोलरता 1 हो जाएगा तो किसी विलयन का उन्नयन जो होगा, क्वथनांक में उन्नयन जो होगा वो स्थिरांक के बराबर हो जाएगा, और यह भी एक टेम्परेचर की टर्म में। पर इतना कॉपी करिए थोड़ा सा, उसके बाद आगे आपको बताते हैं। अब हम लोग एक और टॉपिक देखेंगे जिसमें हम क्वथनांक के उन्नयन द्वारा अउरणशील विलेय के मोलर द्रव्यमान का निर्धारण करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या लिखा है? डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबी इंटू क्या है? एम, और यहां पर एम क्या है? मोलरता है। तो जो भी कंडीशन होंगे मोलरता के लिए प्रेफर करेंगे हम, इसको समीकरण 1 मान। आप चाहो तो मोलरता वाले टर्म को अलग निकाल दो, हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो मोलरता बराबर क्या होता है? विलेय के मोलों की संख्या। तो विलेय को B मानते थे, तो मोल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। तो WB बाय MB बाय, अब क्या करता है? विलायक का द्रव्यमान, तो विलायक को A तो द्रव्यमान को WA, और चूंकि यहां पर ग्राम में ही कंसीडर रहेगा तो ऊपर क्या कर देंगे? 1000 से ग्राम के लिए लोग लिख देते, ठीक है। कि मात्रक है ग्राम प्रति मोल में हम लोग कंसीडर करते हैं। अब वहां पर लिख दिए। इसी को अगर थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा तो WB इंटू 1000 बाय MB इंटू WA, ये आपका M का मान आएगा, ठीक है बाबू। हमको निकालना क्या है? विलायक का मोलर, विलेय का मोलर द्रव्यमान, जो कि निकलेगा वो क्या? WA के टर्म। अब जब WA के टर्म में निकाल लेंगे तो सबसे पहले क्या करना? अभी कुछ मत करते, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। इक्वेशन 2 मानने में किसी को कोई दिक्कत नहीं सर। अब क्या करेंगे? M का मान इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे। क्या करेंगे? M का मान समीकरण 1 में, M का मतलब मोलरता, मोलरता 1 में रखने पर
समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या होगा सर, डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबी इंटू एम के जगह पर क्या लिखेंगे पीबी इंटू 1000 बाय एम बी इंटू डब्ल्यू। कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब करेंगे क्या सर, एम बी को यहां से हटा दो, हट के जाएगा कहां, बाहर, उसी का निर्धारण करना है। तो एम बी बराबर कैपिटल है, एम बी बराबर के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाय एम बी जगह पर क्या आ जाएगा डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू। यही आपका हो जाएगा मोलर द्रव्यमान का निर्धारण। थोड़ा सा और अच्छा से देख लीजिए, मैंने कुछ पॉइंट्स को यहाँ पर अंदर ही रखा है, क्योंकि मोलरता आप लोगों को याद होना चाहिए। अगर नहीं पढ़े हुए हैं तो आपकी बहुत बड़ी गलती है। आप ये लिख लो, मैं आपको एक न्यूमेरिकल जल्दी से दे रहा हूँ, इससे अच्छा वाला है ना, उसके बाद मैं इस लेक्चर को कंप्लीट करूँगा। ठीक है आप लोग को। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, कहता है 18 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घुलाया जाता है। तो यहां पर डायरेक्ट हम बात करेंगे WB बराबर कितना हो जाएगा 18 ग्राम, और जल कितना हो जाएगा WE बराबर 100 ग्राम। यहां तक कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं। फिर कहता है तो ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान, तो Mb कितना हो जाएगा सर C6H12O6 5 के 72 84 96 180 ग्राम प्रति मोल मोलर द्रव्यमान इसका। ठीक है, और इसका Ma कितना हो जाएगा जल का 18 ग्राम प्रति मोल। ठीक है, अब Kb क्या दिया हुआ, डाटा जो दिया हुआ वो लिखते जाइएगा। Kb बराबर थोड़ा शॉर्ट करते, Kb बराबर 0.52 केल्विन केजी मोल इनवर्स। वेरी गुड। और सर जल का क्वथना, जल तो सर विलेय हो गया ना, विलयन तो है नहीं, तो जल अगर विलेय हो गया तो क्या लिखेंगे P नॉट बी, प्रेशर थोड़ी है, यहां पर आपको दिया हुआ है क्या P नॉट बी। T नॉट बी कितना हो जाएगा 373 केल्विन। तो पहले लगाएंगे ए वाला फॉर्मूला, ठीक है, और फिर लगाएंगे दूसरा फॉर्मूला। यहां से डायरेक्ट करो, यहीं से हम रिलेट करके आपको बता देते हैं। थोड़ा सा मार्कर चेंज कर दे रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में बना पाए, सीख पाए। थोड़ा सा फॉर्मूला देखो, अभी यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर्मूला यहाँ पर क्या है लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट आप वैल्यू पुट करेंगे। देखिए Kb डेल्टा टीबी बराबर Kb कहाँ है 0.52, WB यूनिट वगैरह हम कर देंगे। WB क्या हो गया 18, उसके बाद 1000, नीचे क्या लिखना है WA 100, और MB कितना है 180। अब तो सर कुछ तो इसका भविष्य नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है भविष्य 180, ये 2 0 कैंसिल, ये 180 और ये 180 कैंसिल। तो सर डेल्टा टीबी बराबर 0.52 क्या आ जाएगा। ठीक है, और केजी मोल इनवर्स केजी आ जाएगा, यहाँ 1000 करेंगे तो कट जाएगा, मोल वगैरह सब कट जाएगा। तो डेल्टा टीबी सिर्फ कितना बच जाएगा
0.52 कैलोरी। अगर आपको यूनिट नहीं आता है तो आप फिर से जाइए 9, 10, 11 पढ़िए और फिर यूनिट पर बात कीजिए, ठीक है। यहां पर अब आते हैं डेल्टा टी। तो डेल्टा टीवी क्या होगा? तो डेल्टा टीवी में हम लोग क्या करेंगे? डेल्टा टीवी बराबर क्या हो जाएगा? टीवी माइनस टी नॉट। ये पता है, ये पता है, निकालना क्या है? टी। तो टीवी कैसे निकालेंगे? तो टीवी बराबर 373। डेल्टा टीवी का वैल्यू कितना चला? ये चला जाएगा इधर, माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा? 0.52। तो ये जो है ये इधर चला जाएगा, माइनस 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 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इधर चला जाएगा तो ये माइनस आ जाएगा। 373.52 केल्विन, ये आपका धमाकेदार आंसर। तो आई होप ये सारे पॉइंट आपको समझ आए होंगे और आप लोग इसमें थोड़ा बहुत एंजॉय किए होंगे या अच्छा खासा एंजॉय किए होंगे। आपका नेक्स्ट वीडियो कल परसों या 1-2 दिन के अंदर ही आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट हिमांक का अवनमन और परासन दाब पे आएगा, और फिर उसके बाद एक और लास्ट वीडियो जो आएगा वो आपके वन ऑफ गुणक के ऊपर आएगा, और उसमें कुछ एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स को हम लोग भी डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस भी देंगे आपको बना देंगे। तब तक आप इतना कॉपी करिए, काफ़ी अच्छा लेंथ हो गया है वीडियो का, आपको समझने में अच्छा रहेगा, ठीक है।